Hello friends, myself Deepak and I will welcome you all on my YouTube channel. Let's learn together. So, from today onwards, we will take sessions on subject wise previous year question of UPSC pre from 2011 to 2020. Today, we will start with the session with polity and governance. Why polity is necessary? In last 10 years, there were approx 140 questions from polity. On an average, it's 14 questions from polity every year, which ranges from at least 7 questions in a year to maximum of 23 questions in an year. Not only that, polity and governance contribute about half of the portion in GS paper 2 mains. So polity is very important to crack this exam. And it's a very easy topic if you learn the concept, not routing the concept, if you learn the concept. Okay, finally the sources, what we have to follow for the polity. Everyone tells it about the Lakshmika, the Bible. You can go with that. Plus, you should read three NCRTs before you should read the Lakshmikant because that will help you to connect the dots, means how this act, how this thing works. It will help you to get the conceptual clarity of the articles and other things. Okay. Other than that, for the current affairs, you can go for the any of the magazines, either Insight or Vision, Waziram, anyone. बट अगर मैं अपनी कहूँ तो एज एन स्टूडेंट मैं अपनी बात बताता हूँ तो करंट अफेयर पे उतना फोकस ना करें। रीजन, क्योंकि पॉलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं बेसिकली स्टैटिक होते हैं और बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं जो काफी आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन आपका करंट अफेयर कहाँ मैटर करता है? करंट अफेयर आपको हेल्प करता है टू टेक अप द पॉइंट्स, मींस बेसिकली कि आपके करंट अफेयर में चल क्या रहा है, उन टॉपिक्स को बस उठा लीजिए और उन टॉपिक्स को अपने आइदर लक्ष्मीकांत या जहां भी आपको बुक में वहां नोट कर लीजिए, क्योंकि हमें डबल रीडिंग नहीं करनी है, हमें सिंगल रीड में ही हर जगह अपनी चीजें कंट्रीब्यूट करनी है। और दूसरी चीज है कि अगर कोई नई चीज आती है, जैसे मान लीजिए कोई एक्ट आया, सो गो फॉर द PRS इंडिया, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर द एक्ट्स। एंड अगर वहां भी नहीं जाना तो अब जो भी एक्ट आता है उसको एक जगह आप लिख लें, या फिर कोई भी चेंज किसी भी आर्टिकल या किसी अमेंडमेंट में होता है वो आप डायरेक्टली अपनी बुक में कहीं पर शॉर्ट नोट्स के रूप में लिख लें, ताकि आपकी जो भी सोर्स है वो एक जगह कंबाइन हो जाए। सो और जो हमारे ये सेशन चलेंगे ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से चलेंगे। जैसे अगर किसी ईयर में क्वेश्चन ज्यादा आए हैं तो वो सेशन 2 सेशंस में बढ़ जाएगा, और किसी ईयर में क्वेश्चन कम आए हैं तो एक सेशन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पॉलिटी asked in UPSC pre 2020. So there are 18 questions in 2020. So we will make it into 2 parts. The first question for this is it's about Aadhaar mandata. Being a student, आप इस क्वेश्चन को किस तरह देखते हैं? आधार मैंडेटा, आधार आते ही हमारे मन में 2 बातें आ जाती हैं सीधी सी, एक राइट टू प्राइवेसी और दूसरा आधार को इंट्रोड्यूस किया गया था एज एन मनी बिल। सो दीज 2 पॉइंट्स एवरीवन शुड रिमेंबर, अगर उन्हें बाकी चीजें आधार के बारे में ना भी पता हो तो और बाकी हमने अगर पढ़ा हो तो व्हाट डू मीन बाय मनी बिल? मनी बिल लोकसभा में पारित किया जाता है और इसकी जितनी भी फंडिंग होती है दैट इज फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ओके, एंड व्हाट डू मीन बाय राइट टू प्राइवेसी? राइट टू प्राइवेसी हमें राइट टू फ्रीडम के अंडर मिला है, जिसमें हमारा कोई भी डाटा कहीं भी लीक नहीं किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन फर्स्ट एंड चेक कि हमें कुछ आंसर मिलता है या नहीं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज Aadhaar mandata cannot be stored for more than 3 months. Okay, as a student अगर आपको नहीं पढ़ा हुआ है तो ये आप नहीं जानते होंगे। Okay, next we move to the second statement. State cannot enter into any contract
with private corporation for sharing of Aadhaar data. This point हमने अभी राइट टू प्राइवेसी की बात की है और ये पॉइंट हमारे राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर करता है. दैट मीन्स द स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. सो जस्ट okay, but then we eliminate option A and option C. We have eliminated option A and option C. We are left with the two options, option B which is 2 and 4 and option D which is 1, 2 and 3. Let's check for the other two statements. The other statement, the third statement is Aadhaar mandate is mandatory for obtaining insurance product. Okay, let's leave it for the time being and go for the fourth statement. Aadhaar is mandatory for getting benefits funded out of Consolidated Fund of India. आधार के अंतर्गत जितने भी डायरेक्ट बेनिफिट प्लान्स हैं, जितने भी सर्विसेज हमें मिलती है, और बीइंग अ मनी बिल, इसका जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी फंड आता है, कहां से आता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. हेंस द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. वी हैव कंक्लूडेड दैट द सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, द फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्या हम आंसर्स पे देखें? सेकंड एंड फोर्थ, द बी ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ इज राइट. सो बाय दिस वी कंक्लूडेड द आंसर दैट बी इज द राइट आंसर. The other two statement we will see the explanation. The authentication record are not to be kept beyond a period of 6 months. It's not that 3 months, it's 6 months as stipulated in the regulations 27 of first of authentication regulation. Okay, and we have seen that right to privacy. The Supreme Court has struck down the Section 57 of Aadhaar Act, which allowed sharing of data with private entities. This ensure our right to privacy. And about the insurance regulator IRDA, which has advised the insurers that Aadhaar or PAN card is not mandatory for KYC purposes. Okay, so the third statement is also wrong, because there it is written that it is mandatory to obtain the insurance products. Okay, then the final statement, as per the section 7 of the Aadhaar Target Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Service Act 2016, any individual who is desirous of availing any subsidy, benefit or service for which the expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India shall require to furnish the proof of possession of Aadhaar card. So Aadhaar card authentication is necessary if someone wants any benefit or any subsidy from Consolidated Fund of India. Also, the Aadhaar is introduced as a money bill, so every fund which is funded through it is funded from Consolidated Fund of India. Okay, let's move on to the second question. Second question talks about the power of Rajya Sabha. So let's see this. Question is, Rajya Sabha has equal power with Lok Sabha in the first option. Let's check it all the options. The first option, the matter of creating new all India services. अगर आपने राज्यसभा पढ़ा है तो this option you can eliminate in the first strike. Okay, the matter of creating new all India services is the exclusive right of Rajya Sabha, not Lok Sabha. Amending the constitution is the thing in which Rajya Sabha as well as Lok Sabha have equal power, from introduction of bill to passing of the bill. So answer will be B. So again, let's check the other two option too. The removal of the government and making of cut motion. Making of cut motion happens in the case of money bill, and money bill is only introduced in Lok Sabha. That's D option is ruled out. And removal of the government from by the different motions, as well as the no confidence motion. And also we know that the government or the executive is responsible to the legislature, basically the Lok Sabha. So not the Rajya Sabha, it's Lok Sabha. The C and D is exclusively
for the Lok Sabha. So answer will be B. We can see the more power, the power and status of Rajya Sabha are equal to that of Lok Sabha in the following matters. We have discussed about the our four. Okay, so first is introduction and passage of ordinary bills. Second, introduction and passage of constitutional amendment bills. Okay, then next is introduction and passage of financial bill involving expenditure from consolidated fund of India. Next, election and impeachment of president as well as vice president. Hence, we concluded the answer. So we move on to the third question. It's about MP led. 2020 में ये क्वेश्चन आया क्यों? क्योंकि 2020 में एमपी लेड काफी ज्यादा न्यूज में था. ओके, तो यहां आपकी हेल्प करता है करंट अफेयर. तो आपने अगर करंट अफेयर में सिर्फ इसको मार्क किया होगा और उसको अपने आके लक्ष्मीकांत या फिर जहां अगर आपने पूरा करंट अफेयर ही पढ़ा हो तो वहां पढ़ा होगा तो यू कैन इजीली आंसर दिस. सो लेट्स मूव ऑन टू द स्टेटमेंट्स. We have to which statement of the following are right? Which of the following statements are right? Okay, the first statement is MP-led funds must be created to must be used to create durable sets like physical infrastructure for health and education. It's right because MP-led funds it's a scheme for the development scheme and local area. So these are the things we develop in the local area. The second statement, a specified portion of each MP fund must benefit to SC and ST population. So, अगर हम कोई भी स्कीम चलाते हैं तो उसमें हमारा हमेशा ही एक पोर्शन रहता है जहां हमें SC और ST के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट देने पड़ते हैं. So it seems right. तो by first and second is right. अगर हम उसको भी देख लें तो हमारे पास फाइनल आंसर नहीं पहुंच पाता क्योंकि हम हमारे तीन ऑप्शन में 1 और 2 दोनों हैं. ओके, अब बाकी के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में से करेक्ट कौन सा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो थर्ड ऑप्शन, एमपी-लेड फंड्स आर सैंक्शनड ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर. अगर आपने एमपी-लेड फंड्स के बारे में कुछ भी पढ़ा हो तो उसमें सबसे पहली चीज ये लिखी जाती है, बेसिक प्रोविजन है एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट एमपी-लेड फंड्स आर नॉन लैप्सेबल. These are all of non-lapsable type. That means if the fund is unused for this year, this will be carried forward to the next year and it will not lapse. So the third statement is ruled out. So we have only two options, 1, 2 and 1 to 4. The fourth option, एमपी-लेड को फंड तो मिल गया, उसने काम भी किया, लेकिन is that any authority which checks it? It's about any authority which checks it. So the district authority must inspect at least the 10% of the all work under the implementation every year. इसके हिसाब से एटलीस्ट 10% काम को डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को चेक करना चाहिए. तो क्या ये सही है? ये तभी आपको पता होगा जब आपने इसके फीचर्स को पढ़ा होगा. और ये एमपी-लेड हमारा करंट अफेयर का इशू था. सो इट्स अ बर्निंग इशू एट दैट टाइम. लेट्स सी द फीचर्स इन विच वी कैन कंक्लूड द फाइनल आंसर. The statement third is wrong. We have concluded that it's an important aspect of the MP-led fund is that funds released under this scheme are non-lapsable. That is, if the money is unutilized, it gets carried out to the next year. And the statement fourth is correct. The district authority would be responsible for overall coordination and supervision of the works under the scheme at the district level and inspect at least 10% of the work under implementation every year. So we finally concluded that D is the right answer. Let's move on to the next question. It's about which of the following category of fundamental rights incorporated
incorporated protection against untouchability as a form of discrimination. सबसे पहले व्हाट फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक हैं? फंडामेंटल राइट्स हमारे स्टार्ट होते हैं फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 और हमारे फंडामेंटल राइट्स बेसिकली 7 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं फ्रॉम राइट टू इक्वालिटी टू राइट टू फ्रीडम, फ्रॉम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन टू राइट टू फ्रीडम टू रिलीजियस freedom of religion, then cultural and educational right, saving of certain laws right, and right to constitutional remedies. और हमारे पास यहाँ पर इनमें से 4 ऑप्शन प्रोवाइडेड हैं. The first option is right against exploitation. Right against exploitation tells us about the prohibition of traffic in human being, and second also the forced labor, and second point is prohibition of employment of children in factories. So untouchability on as a form of discrimination, hence first one is ruled out. Then move on to the second B, the right to freedom. And right to freedoms tells us about the certain rights regarding freedom of speech, freedom of association, protection in respect of conviction of for offenses, protection of life and protection of personal liberty, right to education, and protection against arrest and detention in certain cases. So it also not talks about the untouchability in a form of discrimination. And about the now talks about the C option, right to constitutional remedies. Dr. B.R. Ambedkar quoted that the right to constitutional remedies is the heart and the soul of our constitution. But why is that? Because if any fundamental right is violated, what do you do? You can go to court, High Court, Supreme Court, anyone, and regarding that, court can issue writs to the lower court and other authorities. So it's also not talk about the untouchability as a form of discrimination. So first 3 options are ruled out, and hence we get to the right answer, which is right to equality. Let's talk about the right to equality in the explanation. राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक है, जो कि प्रोटेक्ट्स द सिटीजन अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, रेस, sex, or place of birth. So Article 14 says that all citizens enjoy equal privileges and opportunity. 15 tells about the state shall not discriminate against citizen on the ground of only of religion, race, caste, sex, and place of birth. 16 talks about the discrimination in case of employment under state on the ground of same grounds. And Article 17 abolishes the untouchability and forbids its practice in any form. So this is our question. So our answer is D, right to equality. Okay, let's move on to the next point. Next question. In India, separation of judiciary from executive is enjoined by. It is a very easy question, and if you know certain rights and certain articles, at least from the fundamental rights to DPSP or as well as the fundamental duties, you can easily answer this. Separation of judiciary from executive. It's basically tells the government how to implement something, how to do something, and giving some guidelines to state. It's under the DPSP. That is answer B. And about the regarding this exact article, it's about Article 50, separation of judiciary from executive. It's a very easy question and very direct question. So move on to the next question. It's a little tricky, and someone can say it's an economic question, and someone place it in politics. Let's talk it about here. अगर मैं वहां होता तो मे बी अगर इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखता तो आई विल मार्क आंसर डी डायरेक्टली,
और अगर हम इसको पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखें तो हम कहीं ना कहीं इसमें फंस सकते हैं। तो अगर आपको बजट के बारे में कुछ ना पढ़ा हो तो बेटर ऑप्शन रहेगा कि इस क्वेश्चन को आप स्किप करें, क्योंकि थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन आएगा, नॉट एन इजी क्वेश्चन टू डू। क्योंकि बजट एज सच, बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइंड नहीं है। आर्टिकल 112 हमारे बात करता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, और उसके अंडर हमारे कई डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो फाइनेंशियल बिल होते हैं, तो जिसमें पिछले साल के एस्टिमेट अगले साल के एस्टिमेट्स दोनों प्रेजेंट रहते हैं, उसके साथ साथ कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से एक पूछा गया है हमें, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। तो अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को स्किप करता या आंसर डी लेता, क्योंकि मैं इसको एज एन इकोनॉमिक्स क्वेश्चन देखता। सो लेट्स चेक अबाउट द आंसर। द प्रोविजंस ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी FRBM एक्ट 2003। FRBM एक्ट आया हमारा 2003 में, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव of the act is to ensure intergenerational equity in fiscal management, long-run macroeconomic stability, better coordination between fiscal and monetary policy, and transparency in fiscal operation of the government. With these, the finance minister has to put some more documents, and the list is the Medium Term Expenditure Framework Statement (MTEF), Medium Term Fiscal Policy Statement, Fiscal Policy Strategic Statement, and the Macroeconomic Framework Statement, which has been asked here. So the answer is D, the provision of fiscal responsibility and budget management 2003. Let's move on to the next question, the 7th. What do you mean by a constitution? Basically, it's asked about a constitution government is by definition is a constitutional government क्या होता है? It's a very easy question. अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पढ़ा हो तो the answer is limited government. अगर हम बाकी ऑप्शंस भी देखें, गवर्नमेंट बाय लेजिस्लेचर, अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट सिर्फ बाय लेजिस्लेचर रहेगा तो क्या ये कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा? इट मे और इट मे नॉट, बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ लेजिस्लेचर को ही नहीं, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी को भी अपना एक गवर्नमेंट का पार्ट माना है। पॉपुलर गवर्नमेंट कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये हमारा इलेक्शन के थ्रू होता है और मेजॉरिटी जिस भी पार्टी को मिलती है वो सरकार में आती है। तो इट कैन बी अ पॉपुलर गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, it may or may not, so it's not necessary that a government is a multi party. ठीक है। The last, it's about the limited government. हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट लिमिटेड है? हमारे गवर्नमेंट को लिमिट किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही, और इसका सबसे आपको आंसर अच्छा मिल जाएगा इन द क्लास 11 बुक कॉन्स्टिट्यूशन टू वर्क। उसमें जो पहला फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ही कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हमारा एक लिमिटेड गवर्नमेंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ फंडामेंटल राइट एंड DPSP, जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट की को अब एक दायरे में रखता है, ताकि वो उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करके पब्लिक के लिए रूल्स बनाए और ऐसा कुछ भी ना करे जो कि पब्लिक्स के राइट्स को वायलेट करे। सो द फाइनल आंसर इज फॉर द 7th इज डी, द लिमिटेड गवर्नमेंट। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। Constitutionalism has a variety of meaning. Most generally, it is a complex of ideas, attitudes, and patterns of behavior elaborating the principle that the authority of government derives from and is limited by a body of fundamental law. Constitutionalism means limited government or limitation on government. Limited government subject to a bill of individual right, which is fundamental right. So
कितना भी कुछ कर ले, हमारा जो स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, वो पब्लिक की फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है, और उनको कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाने हैं, फॉर दैट दे हैव टू फॉलो द डीपीएसपी गाइडलाइंस। सो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इट्स अबाउट द other than the fundamental rights, which of the following constitution of India reflects the principle and provisions of Universal Declaration of Human Rights 1948? किस किस मैटर पे काम करते हैं? इट्स अबाउट द ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमारे पहले ही बताए रखे हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ पीपल, नॉट ओनली दैट, उनको पर्सनल लिबर्टी एंड ये सब चीजें मिलने के साथ साथ एक वेल मेंटेन हाइजीन एंड इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए, एज वेल एज द प्रेम्बल के आइडियल्स लाइक लिबर्टी, जस्टिसेबल भी होने चाहिए, उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी बराबर मिलनी चाहिए, उनको इक्वालिटी, बेसिकली ह्यूमन राइट्स मीन्स इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये हमारे किन किन, इन तीनों में से किन किन में है? प्रियम्बल में हमारे आइडियल्स प्रेजेंट हैं। डीपीएसपी ऑल्सो टॉक्स अबाउट द ह्यूमन राइट्स, वेयर जहां पर हमें कई कई ऐसे आर्टिकल्स है लाइक 43A, जहां पर वर्कर्स को राइट्स है मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, तो ये भी एक उनके राइट्स की बात कर रही है। और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी पीस एंड पीस मेंटेन करने की बात की है, ह्यूमैनिटी मेंटेन करने की बात की है। ओके, एज वेल एज ह्यूमन राइट्स के अंदर हमारे आते हैं राइट टू एजुकेशन, जो कि फंडामेंटल राइट भी है। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द डीपीएसपी, इट ऑल्सो प्रेजेंट इन द फंडामेंटल ड्यूटीज। फ्रॉम ऑल दिस डिस्कशन we can conclude that the answer is D. It's a very easy question, not that much tough or moderate. Anyone can come to the answer. So let's check the explanation. The preamble, the fundamental rights and DPSP reflects the principle and provisions of Universal Declaration of Human Rights. The four ideals of the preamble are aimed at the promotion of human rights. They are as under: justice in social, economic and political sphere, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, fraternity, assuring the dignity of the individual. Also, we have talked about the fundamental right and its 6 categories, which is right to equality, freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, culture and educational right, and right to constitutional remedies. And the directive principle, which is in the part 4 of the constitution, comprises economic, social and cultural rights. So आज का डिस्कशन हम इस क्वेश्चन के साथ ही एंड करते हैं। आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि सपोर्ट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। हमें यहाँ पर एज अ मेंटर या फिर एज अ टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं, हम एज डिस्कशन कर रहे हैं किसी भी क्वेश्चन की एज अ स्टूडेंट, कि कैसे हम उस क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचे। सो अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्त वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आए। ओके, थैंक यू।